मतलब पिछले 5 साल में 4 साल में यदि क्लास में किसी का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिया है मैंने इस फील्ड में, यार इस फील्ड में यदि कुछ सीखना होना है एज अ स्टूडेंट, तो मैंने सोनू का ही दिया है। ठीक, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि काश मैं अपने टाइम पे खुद ऐसा स्टूडेंट होता तो मैं पक्का आईएएस होता मालूम। मतलब इनिशियली जब कोचिंग स्टार्ट किया था, हम लोग वहां पढ़ते थे। सबसे बड़ी चीज की शाजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है, तो सुजालपुर के एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं सोनू परमार। और जब ये आए थे तो सबसे बड़ी चीज तो इनके फादर का जो डेडिकेशन था। मतलब चारों सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर्स हैं, जिनमें से दो, चारों अपने यहाँ पढ़े। ठीक, 2 सिलेक्टेड हैं और 2 अभी तैयारी कर रहे हैं। मतलब अभी उनका ग्रेजुएशन जस्ट हुआ है, तो वो अब एग्जाम देंगे। और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, वो सुष्मिता जो है ना, वो बहुत अच्छी पोस्ट उठाने वाली है। ठीक, आगे देखना। जब सोनू आई थी पीएससी करने के लिए, पीएससी करना था, ठीक, तो तैयारी शुरू की, अटेम्प्ट दिया, डीएसपी बनी। उसी के साथ में फॉरेस्ट का एग्जाम दिया, तो जो कंजर्वेटर की पोस्ट होती ना, रेंजर से भी बड़ी, उसमें भी सिलेक्शन। लेकिन वहां रुके नहीं, डीएसपी रहते हुए फिर क्या हुआ कि चलो यूपीएससी करते हैं। यूपीएससी दिया, उसमें सिलेक्शन। लगातार 2 इंटरव्यू, आईआरएस सिलेक्ट हुई। ठीक, और मतलब मैंने, और सबसे बड़ी चीज की, ये तो चलो ठीक है, हर कोई कर लेता है ये तैयारी, लेकिन एक बेबी भी है, बच्चा भी है। और उसको मैंने देखा ना, उसको छोड़कर, वो बहुत छोटा था जब ये यहाँ तैयारी करते थे, तो उसको छोड़कर, 1 साल का 6 महीने का, उसको छोड़कर इसके बाद भी तैयारी करते रहे। तो मेरा जनरली, कई लोग जो है बहाने बनाते हैं। मतलब पढ़ाई में मैंने देखा कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे लोगों से मिलना चाहिए कि यार फैमिली है घर में, इसके बाद में आपको एक घर पे आप एक बेटी हैं, एक बहू हैं, एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, सब कुछ एक साथ। और इसके बाद में भी आप स्टेट का एग्जाम दिया तो उसमें भी सिलेक्ट, आप फॉरेस्ट का दे रहे हैं उसमें भी टॉपर, आपने यूपीएससी दिया, लगातार 2 इंटरव्यू दिए, उसमें भी आपका सिलेक्शन। ठीक, तो ये केवल शो करता है एक कमिटमेंट, बस। किस चीज से? जिस चीज, जो ड्रीम आप लेकर आए। ठीक, तो मैंने देखा कि इतना कमिटमेंट तो मैंने किसी का नहीं देखा। नहीं तो मैंने ज्यादातर लोग देखे, यदि सिलेक्ट हो जाते ना, जैसे कोई पोस्ट मिल गई उन्हें, तो फिर वो सोचते हो गया आप। मतलब मैंने स्टेट वाले बहुत सारे देखे जो यूपीएससी कर रहे थे पर स्टेट में सिलेक्ट हो गए, तो उन्होंने छोड़ दिया यूपीएससी कि अब हो गया जो होना था। कई सारे बच्चे इवन दिल्ली रह के आए, यहाँ आके स्टेट में दिए, स्टेट में हो गया तो उन्होंने यूपीएससी छोड़ दिया कि अब हो गया जो कुछ होना था। और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है, यहाँ तो स्टेट में पहले हुआ, फिर इसके बाद डिसाइड किया यूपीएससी करना। और वो भी आप देखो कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप डीएसपी रहते हुए यूपीएससी करना। आ रहा ना समझ में कि कैसे आपको वहां पे जॉब भी करना है, और डीएसपी का जॉब आपको पता है, फिर फैमिली भी है, घर में बच्चे को भी देखना है आके, और इनके बीच में भी लगातार दोनों बार इंटरव्यू और सिलेक्शन। तो बहुत कुछ सीखने को है सोनू से, और मेरे ख्याल से हर किसी को सीखना चाहिए ये चीज। ठीक, कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो फिर कोई बहाना नहीं रह जाता आपके साथ, इसलिए बहाने छोड़कर घुसो यहाँ। ठीक, तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस सोनू से सुनो उनका। और बहुत कम टाइम है, ज्यादा नहीं। ठीक, और लॉजिकल किसी को यदि कोई क्वेश्चन करना है यूपीएससी स्पेशली, तो वो कर लेना। ठीक, नहीं हुआ फिर भी। फिर शादी कर ली। क्या करना, क्योंकि मेरी बहुत बचपन में 5th 6th में ही एंगेजमेंट हो गई थी। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं मेरे हस्बैंड भी हैं, तो वहीं के हैं। तो फोन पे बात बात होती थी। और फिर एग्जाम में नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट थे, ठीक है क्या करना है। भाभी भाभी को देखते तो बढ़िया अच्छा लगता था कि बढ़िया बाइक से घूम रहे हैं, आज इस रिश्तेदार के यहाँ उसके यहाँ। ठीक है शादी कर लेते हैं। मेरे फादर का था कि नहीं तुम लोग करो, एक और अटेम्प्ट दो पीएमटी का, बट मेरा मन नहीं था। शादी हो गई, फिर 1 2 साल घर में वही खाना बनाना, ये वो, उस काम में कुछ भी नहीं है। 2 3 घंटे का काम है, उसके बाद क्या करोगे दिन भर। तो कितनी मूवी देखोगे, कितना टीवी देखोगे। तो वो साल भर में समझ में आ गया कि मैं ये सबके लिए तो नहीं हूँ, ये ठीक है, ये तो चलता रहेगा। फिर मैंने वहां पे थोड़ा बैंकिंग वगैरह का सोचा कि यार कोई जॉब ही करेंगे, तो थोड़ा प्रिपरेशन शुरू की। फिर एक भैया हैं जो मेरे पापा से मिलते रहते थे, पापा ने भी प्रिपरेशन की थी पहले।
उन्होंने सर का नाम बताया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इंदौर में और आप इनको मेरे पापा को बोला कि आप वहाँ भेजिए पाठक सर के यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो फिर पापा आए, फिर एक्चुअल में हम लोग भी आए थे यहाँ भंवरखुआ पे कुछ-कुछ नामी-गिरामी जो कोचिंग है। मैं भी गई, मेरी बहन हम दोनों गए तो उन्होंने मुझे पूछा कि प्रीलिम्स कब है? तो भई हम तो वो वाला प्रीलिम्स देने ही वाले नहीं थे, 1-2 महीना बचा है। मतलब एक जो मेंटली आपको प्रेशराइज़ किया जाता है ना जैसे चीज़ों के लिए या एक माहौल बनाया जाता है तो उसने चमकाने के लिए कि कब है प्रीलिम्स? तो मैंने कहा सर डेट बढ़ गई है, मुझे नहीं पता कब है, मैं तो अगले एग्ज़ाम के लिए आई हूँ। तो बोलते अरे आपको यही नहीं पता है और आप एग्ज़ाम निकालेंगे? तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने लंबा-चौड़ा वो फ़ीस स्ट्रक्चर बताया उनका तो मतलब वो तो नहीं हो पाया तो मैंने कहा पापा मैं इतना पैसा देके तो नहीं पढ़ूँगी, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सिलेक्शन करवा देंगे। उस टाइम में डेढ़ 2 लाख रुपए बहुत होते थे। तो फिर हम वापस चले गए, मैंने कहा मैं तो अब सेल्फ पढ़ूँगी। फिर सर का बताया तो फिर पापा आए, फिर पापा क्लास में बैठे, पापा क्लास करके गए, शरद सर पढ़ाते थे उस समय। तो पापा को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, नहीं बढ़िया है और तुम लोग जाओ। तो फिर सर से जब मिले तो 1 महीने में ही सर ने ये बोला था कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम लोग क्लास 2 पोस्ट ले रहे हो पीएससी में। जबकि हम लोगों को बहुत टाइम नहीं हुआ था, 1 डेढ़ महीना ही हुआ था। तो जो सर का जो विश्वास था ना कि तो क्योंकि मेरा पीएमटी में नहीं हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कौन से लोगों का होता है। क्योंकि मैं तो अच्छी थी पढ़ने में, बहुत मेहनत भी करती थी। पर सर हमेशा जब सर से बात करते थे, तब सर बोलते थे कि अरे तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है। क्यों चिंता कर रही हो? सिलेक्शन हो रहा है। तो फिर मतलब हम लोग पढ़ते थे, पर सर के पास तो मैं इसी के लिए जाती थी और जो पहली बार जब मेंस लिख रही थी, उसी बार वाला मेंस भी लिखा मैंने। उसी बार वाला इंटरव्यू भी दिया, हालाँकि फाइनल नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शनल चलते थे उस समय तो स्केलिंग में डाउन हो गया। बट मैं सर के पास इतना मैं सर क्या ऑप्शनल रखूँ, क्या ऑप्शनल रखूँ? 15 दिन तक मैंने सर को परेशान कर दिया। सर मुझे देखते थे, अभी तुम्हारा डिसाइड नहीं हुआ? अभी डिसाइड नहीं हुआ मतलब फिलॉसफी तो सर से पढ़ ली थी, बट दूसरे ऑप्शनल के लिए। तो मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि सर ने पोटेंशियल तब देखा और हमेशा मोटिवेट किया। डीएसपी के लिए हो गया, फॉरेस्ट में हो गया, मैंने जब यूपीएससी का मन बनाया तब सर से बात की, सर ने कहा तुम्हारा हो रहा है, तुम चिंता मत करो। मैं सोचती थी सर ऐसा बोल रहे हैं मतलब यूपीएससी आप पीएससी कर लेते हो, फिर आपको लगता है यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब पता नहीं कौन से लोग आते होंगे, अब जब सेलेक्ट हो गए हैं, साथ में ट्रेनिंग की है तो पता लगा कि भई माहौल की बात है और बच मतलब थोड़ा अर्ली टाइम से ही वो लोग शुरू कर दिए होते हैं इसलिए जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत कोई अंतर नहीं होता और इवन मतलब ऐसा लगता है कुछ लोगों से तो कि ये कैसे हैं यहाँ पे? और तो कोई भी बन सकता है, डेडिकेशन की ज़रूरत है और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ मतलब ये नहीं है कि आज 12 घंटे पढ़ लिए फिर 4 दिन कुछ नहीं पढ़ना। रोज़ 6 घंटे, 8 घंटे क्योंकि क्या होता है ना मतलब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो 1 दिन पूरा तुम बैठे रहो और फिर 8 दिन फिर कुछ तो भी करोगे तो मन तो मतलब कंसिस्टेंसी का ये है कि आप रेगुलर पढ़ते रहोगे ना 4 घंटे, 6 घंटे तो आपको पता रहेगा कि मेरा मेन काम क्या है, बाकी चीज़ें तो चलती रहती है। और क्या बोलूँ मैं मेरे को बहुत माइक फ़ियर है मुझे। यूपीएससी के लिए कुछ पूछना हो तो मेरी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, सब ऊपर-नीचे होता रहता है। मैं यहीं आई थी, यहीं पे बाबू भी मतलब मेरा बेटा यहीं हुआ बट सर का जो गाइडेंस रहा और जो सर मोटिवेट करते थे हमेशा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सीखने के लिए तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, पर जो सीखने के गुर होते हैं, सीखने की कला कि कैसे सीखना है चीज़ों को, वो हमने सर से सीखा है। मैं अब भी सर से कभी जब भी टाइम रहता है, कभी सर भी बिज़ी रहते हैं, बट जब भी मुझे कुछ लगता है, मैं सर को कॉल कर लेती हूँ। और मैं अभी भी सर को यही पूछने वाली हूँ कि सर मैं फिर से एग्ज़ाम दे रही हूँ। कि मेरे पास अटेम्प्ट है, तो मेरा फिर मन हो रहा है कि मैं एक बार और दूँ। तो सर से मतलब मिलते रहा करो, पढ़ाई तो करना ही है, पर सर अच्छा मोटिवेट करते हैं और मोटिवेशन तो ज़रूरी है ना मतलब एग्ज़ाम में कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहाँ फँस गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होगा फ्यूचर? अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलता है। यूपीएस हाँ, यूपीएससी में अगर हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में सारे इंग्लिश वाले। हाँ, ठीक है, तो अगर इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम में एक तो पॉलिटिकल साइंस और जो पीएसआईआर है, वो काफ़ी स्कोरिंग है और सोशियोलॉजी भी अच्छा चल रहा है।
पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, सोशियोलॉजी अच्छा है, किसी का लॉ बैकग्राउंड है तो उसमें भी थोड़ा मतलब एफर्ट लगाना है, बाकी अच्छा है उसमें भी। और हिस्ट्री भी अच्छा है, अगर आप हाँ, इंग्लिश में इवन हिंदी में भी हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर दोनों ही बस चल रहे हैं ज़्यादा, बाकी तो कुछ वहाँ अभी है नहीं। पर हाँ, हिस्ट्री और पीएसआईआर इसके तो मेरे साथ में काफ़ी लोग थे। कुछ-कुछ होते हैं सर, जैसे इंग्लिश लिटरेचर वाले भी हैं, बट वो गिने-चुने लोग रहते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड रहता है और वो। बट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का अच्छा है अभी। सोशियोलॉजी भी अगर इंटरेस्टेड है तो उसमें भी बढ़िया है। हाँ। वो यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड इसीलिए देता है सर, तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मैं क्या बोलूँ? क्या होता है ना कि आप वो यही तो चाहता है कि आप कैसे नए से तरह से सोच सकते हैं, या कोई एकदम से आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यूपीएससी का पेपर उठाना जो सबसे मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वाला लगता है, उसको एक बार अच्छे से शांति से पढ़ना, पूरा देखना कि क्या पूछा है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। बस उसको दूसरे तरह से पूछ लिया है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपके पास नॉलेज है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो आप कैसे अपनी जो नॉलेज है उसका यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस वो तरीके चेंज कर देते हैं। वो अब उन्होंने नया निकाल लिया, पहले वो एलिमिनेशन वाला था कि भई 2 हटा दिए और 50% में तुक्का लगाया। मैं खुद 90 प्लस करके आती थी कि तुक्के में कितना भी होगा, मेरा मेरा इन रहता था। मतलब मैंने 19 का प्रिपरेशन के साथ दिया, 21, 22 3 बार, तीनों बार प्री मतलब अच्छे मार्क्स से निकला मेरा, ऐसा कुछ नहीं कि कम। वो तरीका वही है बस। प्रीलिम्स के लिए जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर हो सके वो सॉल्व करो, जितने ज़्यादा हो सके। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बार-बार उसी को रीड करते हैं, उससे नहीं, वो क्वेश्चन से हम सीखते हैं स्किल, मतलब वो कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। टाइम उतना टाइम लिमिट में कैसे सही हमारा आंसर आए। और यूपीएससी में 40 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन के बाद में किसी को एकदम कि हाँ, यही आंसर सही होगा, किसी को नहीं पता होता है। तो थोड़ा अटेम्प्ट भी ज़्यादा लेना है, अभी जो जिस तरह का सिनेरियो है, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। और एक सीसेट भी बहुत वहाँ वैसा हो गया है कि अभी 1-2 साल से तो सीसेट में भी बहुत लोग बाहर हो रहे हैं। मतलब मेरे साथ के जो आईआईटी से किए हुए हैं कुछ लोग, वो सीसेट की वजह से बाहर हो गए हैं। तो सीसेट पे भी थोड़ा फ़ोकस करना। और प्रीलिम्स का तो मेरा तो 2-3 चीज़ें थी कि एक तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन्स पूरे अच्छे से कर लो। टेस्ट कम से कम 50 टेस्ट लगा लो, अगर जैसे अभी फ्री ही हो, पढ़ना ही है और कुछ काम तो नहीं है, तो 50 टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो। हाँ, मतलब उसमें ऐसे कर लो कि भई पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हो तो सेक्शनल कर लो पॉलिटी का, फिर बाद के जो 20 एक टेस्ट है वो पूरे ओवरऑल लगा लो, तो वो कर लो। और करंट अफेयर्स के लिए आजकल तो इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सारा सब एनालिसिस न्यूज़ का डला रहता है, वो फॉलो करो। और जो स्टैटिक जो भी किताबें हैं, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए वो किताबें थोड़ा-थोड़ा देखते रहो, पर मैं तो प्रैक्टिकल वाले पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था मेरा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया, उसका एनालिसिस देख लो कि क्या है इसका, मेरा गलत क्यों हुआ? पूछा है, अगर आप उसकी डिमांड फुलफिल कर रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आपने कितना भी अच्छा डाटा दिया हो, कितना भी, अगर उसने जो पूछा है उसका जवाब नहीं है तो वो नंबर नहीं देते। फिर अगर उसके बाद अगर वो आपको आ जाता है कि हाँ, मैं क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद में फिर बाकी चीज़ों पे काम करो। तो सबसे पहला तो यही है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना, और फिर मैं इसके क्या-क्या उसमें क्या-क्या लिखूँगा, एक रफ फ्रेमिंग टाइप से जल्दी-जल्दी करना सीख गए। या बहुत सारे जो टॉपर्स की कॉपी है, मतलब हम लोग तो क्या करते थे कि जो एक आध टॉपर, जो एक रवि सिहाग सर है, उनकी मार्केट में अवेलेबल थे टेस्ट कॉपी जो लिखी हुई है इनकी। वो निकलवा ली हमने प्रिंट, हम उसको पढ़ते थे। कि क्वेश्चन क्या लिखा है, इसकी क्या डिमांड थी और फिर इन्होंने क्या-क्या चीज़ें, और अपने से भी सोचना है कि इसमें इन्होंने क्या छोड़ दिया। तो वो चीज़ कर सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड पहली वो है, अगर आपने डिमांड पूरी की है, तो आपको भले ही आपने कम लिखा हो, भले ही बहुत फैक्ट और बहुत डाटा नहीं हो उसमें, बेसिक चीज़ें हों उसमें, तो भी मार्क्स मिलते हैं। और अदरवाइज़ दूसरी चीज़ों का 10 डाटा आप डाल दोगे, इर्रेलेवेंट है, तो कोई सेंस नहीं है उसका। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम में वो लिखते हैं जो हमें आता है। वो नहीं लिखते हैं जो पूछा गया है। तो वो एक इश्यू है। मतलब मेरे साथ भी था शुरू में जब प्रैक्टिस शुरू की, बट फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव किया। वो उस लेवल पे तो अभी भी नहीं पहुँचे, नहीं तो आईएएस होते। लेकिन हाँ, मतलब
उसी को फ़ोकस करना है कि भई क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं उसको सही से लिख पा रही हूँ कि नहीं, उसका डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं। नहीं बोला कि किसी को नहीं पता 30-40 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन्स हैं, हाँ, श्योरिटी नहीं है कि इसका ये ही आंसर होगा। इस सब्जेक्ट एक्चुअल में अभी जो यूपीएससी में ऐसा है ना कि फॉरेस्ट का और दोनों एग्ज़ाम्स एक ही उसमें होते हैं, तो उनका थोड़ा एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और ये वाला इस पे थोड़ा-सा इसका वेटेज ज़्यादा रहता है और थोड़ा-सा डीप में भी पूछते हैं वो कि फॉरेस्ट वालों को थोड़ा उसमें मतलब वो उसका थोड़ा-सा बेनिफिट भी मिले। तो एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी इनको तीनों को एक साथ मिला के मतलब कुछ-कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं इनके जो एक ही मिलते-जुलते हैं और फिर जो इनके जो थोड़े बेसिक्स हैं जैसे साइंस टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी आप 10th तक की कर लो। ज्योग्राफी है एनसीईआरटी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी मतलब मैंने तो अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, मेरा तो पीएमटी का था बैकग्राउंड तो मेरा ठीक था। बाकी 11th-12th की जो बायो की कुछ एनसीईआरटी के कुछ-कुछ चैप्टर्स हैं बायोडायवर्सिटी और इनको लेकर के, तो वो कर लो। बहुत सारा पढ़ना नहीं है मतलब 10 किताबें पढ़ने की बजाय मैंने पीएससी जब प्री दिया था यहाँ से तो मैंने सर के नोट्स थे मेरे पास में, मैंने जॉइन नहीं किया था, मैंने वो नोट्स 8 से 10 बार पढ़ लिए थे 4 महीने में। मेरा कुछ नहीं काम रहता था, सुबह उठे बाहर गैलरी में जाके और क्योंकि जो एग्ज़ाम जैसा हो रहा है हमको उसको वैसे ही करना है, उस मतलब जो पूछ रहे हैं वही पढ़ें। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो उस टाइम पे उतने क्वेश्चन मतलब 20-25 हज़ार क्वेश्चन पेपर सॉल्व वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे मैंने। तो मैंने उसके बाद फिर कभी प्री पढ़ा ही नहीं। पीएससी का प्री पढ़ा नहीं, जब भी दिया मेरा प्री निकला। 5, 6, 7 बार दिया होगा मैं ऐसे 1-2 बार तो ऐसे ही दे दिया था मतलब एग्ज़ाम भी नहीं लिखा मेंस पर प्री हो जाता था। तो वो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखना कि बहुत सारा पढ़ने की बजाय हाँ, रिवीज़न के लिए जैसे एक ही मोड में हम कई बार ऐसा होता है कि किताब वही-वही पढ़ रहे हैं तो बोर हो जाते हैं या उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो वीडियो देख लिए कहीं से या जैसे यहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ उसका रिवीज़न हो गया इस तरह से। सर हाँ, सर अभी तो मतलब ऐसा है कि अगर आपने एस्से में और ऑप्शनल में लीड ले लिया, एस्से ऑप्शनल और एक एथिक्स अगर इसमें लीड ले लिया तो जैसे मेरा सिलेक्शन उसी पे हुआ है। जीएस में एवरेज नंबर उसमें भी रिक्वायर्ड है मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि मैं जैसे मेरा दोनों दोनों साल का बताती हूँ, दोनों जो सिलेक्शन हुए हैं, जो 22 वाले में मेरा रिज़र्व लिस्ट में भी नाम आया था, उसमें आईआरएमएस मिल जाता बट उसका कोई सेंस ही नहीं था। तो दोनों में ये डिफ़रेंस रहा कि 21 में जिसमें सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैंने जॉइन किया, उसमें एस्से में और एथिक्स में ऑप्शनल में अच्छे नंबर थे। इस बार मेरे ऑप्शनल में 17 नंबर करीब कम हो गए, एस्से में 10-11 नंबर कम हो गए। तो ये बहुत मायने रखता है मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं एथिक्स, ऑप्शनल और एस्से। अगर आपका जीएस अच्छा है, तो कोशिश करो कि वो 400 के आस-पास रहे। मतलब 22 में मेरा जीएस 400 मार्क्स थे टोटल, 397 थे। मतलब उतना मैंने 20-30 नंबर के करीब सर बढ़ाए मैंने। पर मेरे ऑप्शनल में और एस्से में डाउन हो गए। तो ये मतलब इन पे तो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट है, 3 पेपर जो है इनमें 3-4 पेपर हो जाते हैं एस्से, ऑप्शनल के 2 पेपर और एथिक्स। इनमें अगर आपने कर लिया तो फिर जो 3 पेपर दूसरे हैं उनमें एवरेज हो जाता है क्योंकि उसमें जो पेपर 3 होता है साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाला, उसमें तो कुछ भी कर लो मतलब बहुत कम लोगों के अच्छे नंबर आते हैं। मेरे 74 से आगे ही नहीं गए कभी। मैंने बिना पढ़े दिया था 19 में मेंस 74, 21 में पढ़ के दिया था ठीक-ठाक 74, 22 में इतना पढ़ा मैंने उसको, इतना पढ़ा उसके नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, खूब रट्टा मारा और पेपर भी बहुत ईज़ी आया था और मैं तो खुश थी कि मेरे 100 नंबर आ रहे हैं पेपर 3 में 74। तो मतलब जीएस में वो पेपर 3 तो वैसा ही रहता है, पेपर 1-2 पे अगर अच्छी कमांड है मतलब 1 में मेरी अच्छी थी, मैंने यहाँ पे जो मतलब पीएससी के लिए पढ़ा था, तो मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोशियोलॉजी वाला पार्ट अच्छा था, तो मेरे उसमें 100 प्लस ही रहते हैं, तो वहाँ ठीक था।
करंट के लिए मैंने विज़न की जो मैगज़ीन आती है मंथली, वो शुरू में थोड़ी लेंदी लगती है और वो है भी लेंदी और बहुत सारा है उसमें कचरा। लेकिन 2-3 मैगज़ीन तो अच्छे से पढ़ो कि एक समझ में आए, क्योंकि हम छोड़ देते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि अरे क्या है इसमें? 2-3 मैगज़ीन्स अच्छे से पढ़ो पूरी, उसके बाद में समझ में आ जाएगा कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या चीज़ को छोड़ देना है। तो बढ़िया है वो मैगज़ीन भी, इनसाइट्स के भी अच्छे हैं, डेली नोट्स भी डलते हैं और वो भी नहीं करना है तो यूट्यूब पे वीडियो देखो, उसके वो डले रहते हैं कुछ, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं आजकल तो। रीडिंग लगा ली, हो गया। पीएससी के मेंस अभी तो सर चेंज हुआ है ना सिलेबस। बाकी वो है ही वही ना, हिंदी और ऐसे और 3 पेपर जीएस के है ना, 3 पेपर जीएस के, 1 एथिक्स है और हिंदी और ऐसे। हिंदी का बहुत ईज़ी होता है, उस पे कमांड कर लेना, क्योंकि उसमें मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़े नंबर उसमें कम हो जाते। हाँ, हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि वैसे इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी में तो बात करते ही हैं हम लोग तो। पर हाँ, थोड़ा उस पे देख लेना, थोड़ी ग्रामर वाली एरर नहीं हो, जो मात्राओं की गलती होती है, वो सारी सब चीज़ें, वो भी बहुत मायने रखती है। अरे! तो इससे अच्छा क्या है फिर तो? उसको उसको लिख लो 25 बार। अच्छा, उसमें बढ़िया कंटेंट चैट जीपीटी है, फिर सर है, चैट जीपीटी से सब मिल जाएगा दुनिया भर का कचरा, फिर उसको रिफाइन करो कि क्या करना है। और हाँ, हम लोग तो ये हम लोग एग्ज़ाम में भी यही करते हैं कि क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे डाला, आंसर मिल गया, फिर देख लिया अपने काम का क्या-क्या है, तो वो तो लिख के नोट्स बना लो उसके और रोज़ देखो उसको कि ये ऐसे लिखना है मेरे को। ये यूपी यूपीएससी में तो सर जो 21 वाला था उसमें सर पहले क्या होता था कि 4 जो फिलोसफिकल आते थे और 4 वैसे ही आते थे कि 21 से ये कर दिया कि 8 फिलोसफिकल, और इंग्लिश मीडियम वालों को और दिक्कत होती थी, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं। मतलब मेरा तो हिंदी लिटरेचर है और फिर मैंने फिलॉसफी भी यहाँ पढ़ा हुआ है, ऑप्शनल था मेरा तो, और सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो मैं तो खूब बातें बना-बना के और खूब लिखती थी। सर 137 मिले थे मुझे। हाँ, 250 में से 137 बहुत मतलब अच्छे नंबर मिल गए। तो बट वो अगर ऐसा डिफाइंड है, अब वहाँ सर एग्ज़ाम में हम लोग पेपर, जैसे ही पेपर आया तो लोग सबको देख रहे हैं एक-दूसरे को, कि अब क्या करना है? वैसा उस मोड में आ गए थे सब लोग कि ये क्या हो गया? अब क्या करेंगे? तो मेरा एक सर नोन है, वो परमार है, हमारे वहीं से हैं, तो उन्होंने ऑप्शनल उनका लॉ था और ऑप्शनल में 280 मार्क्स, जीएस में सब में बहुत बढ़िया, और जिसमें मेरे 137 आए उसमें उनको 77 आए एसए में। बाहर हो गए वो, इंटरव्यू ही नहीं इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया। तो ऐसे वहाँ तो ऐसा था, अगर यहाँ पूरा डिफाइंड है तो अच्छा ऐसे तैयार करो, सर को पढ़ाओ कि सर अब और इसमें और क्या जोड़े हम, किसी और को पढ़ाओ और बिल्कुल फिर उसको एकदम रोज पढ़ो, मतलब एग्जाम में तो 25-30 बार, तब तक उसको कोई पूछे रात में तो क्या है उसमें, 100 नंबर में से आपको कम से कम 80 नंबर आने चाहिए, है ना सर? मतलब अगर कोई चीज़ एकदम क्लियर, ऐसे ही हिंदी है तो हिंदी में भी ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि वो जो नीचे फ्रूट्स लटक रहे रहते थे, हम कभी उसको ध्यान ही नहीं देते। ये मतलब लाइफ में हर चीज़ के लिए रहती है ये मेंटालिटी। जो अवेलेबल होता है ना, हम उसको कभी ध्यान नहीं देते हैं, उसको हमेशा इग्नोर मारते हैं। और जो नहीं मिल रहा है उसको ही देखते हैं कि यार ये क्यों नहीं मिल रहा है? ये जो ऊपर लगा हुआ जामफल है वो सबसे मीठा होगा। मतलब हम बचपन में हमारे गाँव पे जो है पेड़-वेड़ थे, तो मम्मी सब लोग खेत पे चले जाते थे और मेरे ताऊ जी की बेटी और मेरी बहनें और हम तीनों चारों वो बड़े-बड़े बाँस लेके और वो ये, और जब वो गिरता था ना तो पता चलता था कि नीचे वाले उससे ज़्यादा सॉफ्ट है। वो पके हुए कम पके रहते ना कच्चे, तो जब वो गिरता था तो सर ऐसा पत्थर जैसा सोचते थे, यार इसके लिए 1 घंटे से परेशान हो रहे हैं। तो वो ऐसा होता है, उसके लिए क्यों इतना परेशान होना है? जो बहुत ईज़ी वाले जो चीज़ें हैं उसको करो और उसमें एकदम ऐसी कमांड होनी चाहिए कि फुल नंबर मिले हमें। और उस
उसका बाद में भी देखो ना कि मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, इसीलिए उन्होंने हिंदी का पेपर रखा है और हिंदी आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, जब काम करोगे, जैसे मैं डीएसपी थी, वहाँ पे आप एफआईआर लिख रहे हैं, आप क्या लिखोगे इंग्लिश में उसमें? इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है और उसमें बहुत पेचीदा शब्द होते हैं। केस डायरी है, तो आप पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल वो उर्दू फ़ारसी वाली शब्दावली है, तो कैसे करोगे आप? पूरा सारे जो जो पूरे वो चल निकालते हैं जितने भी सारा सब पूरा इंग्लिश हिंदी में है सब कुछ और बहुत अच्छी हिंदी होती है। तो आपको मतलब बेसिक हिंदी तो आनी चाहिए, अगर आपको यहाँ एमपी में काम करना है तो अच्छी कमांड होनी चाहिए। हाँ, हाँ। आपके सामने कोई भी नो वो लेके आ गए कि सर इस पे साइन करना है, मैडम इस पे साइन करना है, फिर आप उसको पढ़ रहे हो, आपको आधा समझ में आ रहा है, आधा समझ में नहीं आ रहा है या जो उसका वो एसेंस है वो समझ में नहीं आ रहा, पकड़ नहीं पा रहे हो तो साइन कर दोगे। आप पूछोगे थोड़ी उससे कि क्यों इसमें क्या लिखा है मुझे बताओ। मतलब नहीं पूछते जनरली लोग। तो वो उसके लिए हिंदी उतनी तो हाँ, और सर ने जो बताया ना वो सही है। पहले जीएस वाले लिखने की कोशिश करो, फिर धीरे-धीरे दूसरे जो है एस्से के कुछ-कुछ टॉपिक उठा के ईज़ी जो हैं वो लिखो। और सर सबसे अच्छा तो ये है कि इनको अगर डिफाइंड है तो फिर तो उसमें एकदम भारी भरकम शब्द लाओ ढूँढ-ढूँढ के और उनको याद कर लो कि हाँ, कविताएँ दिनकर की कविताएँ मैंने तो खूब लिखी हैं। दोहे कबीर के और दिनकर की कविताएँ और मतलब सब लिखो उसमें बढ़िया से और सजा-सजा के लिखो अच्छा और राइटिंग पे जिनकी नहीं हो, वो थोड़ा काम कर लेना। मतलब मेरा ऐसा है मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी राइटिंग की वज़ह से सिलेक्शन हुआ। 5-5 नंबर भी बढ़ गए तो कहाँ आप क्या मतलब चीज़ें आप बहुत आगे निकल जाते हो ना। तो हैंडराइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कोई बाहर से ही देखता है, उसके बाद में आपसे बात करेगा और मतलब अगर किसी की नहीं है वैसी कि उसको समझने में दिक्कत होती है पढ़ने क्योंकि क्यों उसको क्या है ऐसा? जो एग्ज़ामिनर है उसको क्या फ़ायदा है तुम्हारी कॉपी पढ़ने से? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उसको मज़ा नहीं आ रहा वो इसको लिखना ही नहीं आता। आज की तारीख में इतनी जो टेक्नोलॉज़ी और ये सब आ गया उसके बाद कोई इतना मैटर नहीं करती हैंडराइटिंग और 10 साल बाद तो शायद ऐसे ही होने लगे एग्ज़ाम। यस। पर पर अभी रिसेंट में तो अभी हम लोग ट्रांज़िशन ज़ोन में हैं तो इसलिए हम लोगों को करना है। और कोई क्वेश्चन कुछ? सर एक मैं ये बोलना चाह रही थी कि है ना आज मतलब जो मैं तैयारी करती थी उसमें और आज में ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और सब लोग है ना जो वर्चुअल लाइफ है इंस्टा रील्स मैं भी देखती हूँ खूब और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ तो फ़ोन रख देती हूँ साइलेंट करके कि अब मैं 2 घंटे हाथ नहीं लगाऊँगी फ़ोन में। पर ये मैं अवेयर हूँ बट कई बार हम लोग परेशान होते हैं तो उसी सब में लगे रहते हैं या ब्रेकअप हो गया है या नॉर्मल है मतलब कोई बात नहीं है उसमें ऐसे बता सो वो तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हावी मत होने देना। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पार्ट है और हमारा मेन काम क्या है क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी लाइफ में बाद में भी और नहीं हो तो आपको हमेशा किसी की तरफ देखना है, पति की तरफ, पिता की तरफ। लड़के हैं जॉब नहीं करोगे तो अपने फादर को ही देखोगे कि मेरी कोई दुकान डलवा दो, कोई बिज़नेस कर लेता हूँ मैं या मेरी कहीं सिफ़ारिश लगवा दो। तो क्यों करना है? अगर ये मौका है जो यहाँ आके और आपको ये प्रिपरेशन करने की का मौका मिला है, हर बच्चे को नहीं मिलता है। हर बच्चे को नहीं मिलता है। मैं सर भुवनेश्वर में अभी मेरी पोस्टिंग है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जैसे आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कितना आगे हैं, हम शायद 2 या 3 जनरेशन आगे हैं उनसे। हम आज जिस जगह पर हैं, उस जगह तक आने के लिए या वो चीज़ें जो उन हमें एक्सेसिबल है वो उन तक पहुँचने के लिए उनकी 2-3 पीढ़ियाँ लग जाएँगी, शायद। और क्या पता तब तक और भी चीज़ें खराब हो जाएँ तो गैप और बढ़े मतलब और पॉज़िटिव रहा सब तो मेबी वो यहाँ बट हम और आगे पहुँच जाएँगे। हमारी 3 जनरेशन बाद हम क्या सोच रहे हैं कितनी तो वो जो आपको ये मौका मिला है, ये सबके लिए है मतलब आप सिर्फ़ आपका नहीं है, आपकी पूरी फैमिली
आपके अगर कोई मैरिड है तो बच्चे सबको बहुत आगे ले जाएगा। पैसों से या फैसिलिटीज़ से नहीं, मतलब यहाँ से दिमाग से कि आप चीज़ों को कहाँ जा कर के सोच रहे हो। मैं कभी मतलब आज जो चीज़ें मैंने देखी है, जैसे मेरी ट्रेनिंग में पूरा लगभग पूरा इंडिया कवर हो गया, लगभग हर शहर घूम लिया। मैं कभी नहीं गई थी, एमपी के बाहर नहीं गई थी, शायद एक आध बार हस्बैंड के साथ घूमने गई थी मैं, उसके अलावा कहीं नहीं गई। मैं घूमी, देखा मैंने सब। मैंने पहले ऐसे सोचती थी कि यार ये ट्रेनिंग में क्या करवा रहे हैं? कभी यहाँ भेज देते हैं कोलकाता, कभी मुंबई भेज रहे हैं, कभी चेन्नई भेज रहे हैं, और क्या गवर्नमेंट का इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और वहाँ भी जाके कुछ नहीं है, मतलब सीनियर ऑफिसर से मिलना है, थोड़ा बेसिक बता देंगे कि आपका ये वाला मॉड्यूल है, अदरवाइज़ आप घूम रहे हो, देख रहे हो। बट उस सब के बाद में 6 महीने, 8 महीने बाद मुझे ये समझ में आया कि क्यों भेजा आपको? क्यों? तो वो सारी चीज़ें मुझे शायद अगर मैं नहीं तैयारी करती या कहीं कोई वैसे ही जॉब उठा लेती या टीचिंग जैसे वहाँ पे मैंने सोचा था शुरू में कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगी और अपनी कोचिंग वहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊँगी, ऐसा मैंने प्रीवियसली सोचा था। मैंने हस्बैंड ने एक प्लॉट भी ले लिया था सर वहाँ पे, अभी भी है वो कि अपन यहाँ पे नीचे 2 फ्लोर पे ऐसा कर लेंगे और यही बढ़िया लाइफ़ है। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, पर आज मैं जहाँ हूँ यहाँ से मैं मतलब अपने बच्चे को या मेरी बहनें हैं या जो मेरे साथ वाले हैं, मैं उनको वहाँ से सोचूँगी ना कि यहाँ से और आगे बढ़ो तुम। तो ये मौका मिला, इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता कि आप यहाँ आके और यहाँ पढ़ रहे हो। आपकी एज की बहुत सारी लड़कियों की शादी हो गई है। मेरी एक कज़िन है मुझसे 6 साल छोटी है, उसका बेटा मुझसे 2 साल बड़ा है। मेरे बेटे से 2 साल बड़ा है मतलब, मुझसे नहीं, मेरे बेटे से 2 साल बड़ा है सर वो। उसकी 16-17 साल में शादी हो गई, 18 की भी हुई नहीं हुई होगी और उसका बेटा हो गया था। तो वो 10th तक पढ़ी, 10th के बाद पढ़ ही नहीं पाई। मेरी एक और कज़िन है, उसका भी ऐसे ही हुआ कि बहुत इश्यू चलते रहे ससुराल में, तो और भाभीयों की तो हालत और ख़राब है। मतलब बहुत पैसा है घर में, उनके पास में बहुत मतलब ज्वेलरी है वो सब दुनिया भर का, बट पैसा और ये सब मायने नहीं रखता। मतलब आपको अगर मौका मिला है चीज़ों को करने का और वो तो सीरियसली लो, और बाकी सब चीज़ें तो चलती ही रहती है। थैंक यू।